दोस्तों, ये कहानी एक मजबूर मां की है। इस मां की जिंदगी में कैसे कैसे मुसीबतें आती हैं और अकेली सहन कर लेती हैं, किस तरह से सहन करती है, और उनके साथ एक बेटी भी थी। आज की यह कहानी बहुत ही दर्दनाक है। एक महिला अपनी जवान बेटी को घर पर छोड़कर प्रयागराज जाती है, महाकुंभ में स्नान करती है और गंगा मां से दुआएं मांगती है। वो कहती है कि हे मां, अगर मेरे परिवार की परेशानी किसी तरीके से आप हर लें तो फिर मैं यहां पर दोबारा डुबकी लगाने आऊंगी। क्नॉइस वो अपनी जवान बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती है, लेकिन उस महिला को नहीं पता कि जिस बेटी के लिए वो दुआएं कर रही है, उस बेटी का उसके ही घर में दो लोग क्या हाल कर रहे हैं। दोस्तों, जिस बेटी के सहारे वो अपने घर को छोड़कर आई थी, उसे नहीं पता था कि मैं वहां पर जाऊंगी तो मुझे मेरी बेटी किस हाल में मिलेंगे। दोस्तों, एक जमाने को सीख देने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बसों ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के लखीसराय की। आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, और इस महाकुंभ में देश के हर कोने से, हर गांव से कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से 100-200 लोग महाकुंभ में पहुंच ना रहे हो। तो दोस्तों, ऐसे ही वो महिला भी अपने गांव से कुछ लोगों के साथ प्रयागराज जाने के लिए तैयार होती है, और अपनी बेटी से, जिस बेटी का नाम सपना होता है। दोस्तों, सपना एक बदला हुआ नाम है। सपना की उम्र 21 साल होती है। वो उसे कहती हैं, अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, मैं महाकुंभ में जा रही हूं नहाने के लिए। घर पे जो है वो तुम दादी का ख्याल रखना और उनके साथ ही रहना, कहीं इधर उधर जाना मत। लेकिन वो बेटी कहती है कि मैं घर पे अकेली रहूंगी, मेरे पास फोन वगैरह है नहीं, मैं अगर तुझसे बात करना होगा तो कैसे बात करूंगी, मुझे पहले एक फोन दिलवा कर जा। वो कहती है, ठीक है। अब दोस्तों, वो जाती है, एक सादा फोन लेकर आती है जो कि 1250 रुपए का फोन होता है। वो जो है सपना को देती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूं अपना और घर का और दादी का ख्याल रखना। दोस्तों, उसके बाद वो महिला अपने गांव वालों के साथ चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे वो जाती है, इधर सपना जो है आजाद हो जाती है। उसकी बातचीत एक लड़के से चल रही थी, जिस लड़के का नाम लखन होता है। उसके गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव होता है। एक मायने में उसका वो बॉयफ्रेंड होता है। उसके घर पर भी उसका आना जाना था, क्योंकि परिवार में यह हुआ था कि लखन से सपना की शादी होगी, तो इसीलिए जो है लखन कभी कभार उसके घर पर आ जाता था। वो उसी के ही परिचित में किसी रिश्तेदार में आता था। तो सपना जो है वो लखन से बात करती है, कहती है कि अच्छा मौका है, अभी तक तुम दिन में आते थे, मुझसे मिलते थे, क्योंकि कभी कभार उन दोनों को मौका मिल जाता था। तो चूंकि उनकी शादी होने वाली थी, तो दोस्तों को कुछ अपना रिलेशन को आगे भी बढ़ा चुके थे। तो कहते हैं, अभी तक तुम दिन में मिले हो, जितनी बार भी मिले हो, क्या तुम रात में नहीं मिलोगे? लखन कहता है, क्या बात कर रही हो? तो कहती है कि मैं सही कह रही हूं, मां जो है महाकुंभ में गई है स्नान करने के लिए, और अब 2-4 दिन बाद ही आएगी, तो बहुत अच्छा मौका है। घर में दादी हैं, उन्हें ना ज्यादा दिखाई देता है ना ज्यादा सुनाई देता है, तो इसीलिए तुम जो है अगर हो सके तो आ जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लखन कहता है कि ठीक है, क्यों नहीं आऊंगा। अब दोस्तों, जैसे ही शाम हुई, रात हुई, जल्दी जल्दी स्वप्ना ने खाना बना लिया, उसके बाद अपने दादी को खिला दिया, अच्छे से उनको सुला दिया, और फिर उसके बाद वो लखन का इंतजार करने लगी। अच्छे से तैयार हो गई। दोस्तों, कुछ देर के बाद लखन आ जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं आता। उसके साथ एक उसका दोस्त आता है जिसका नाम प्रवीण होता है। उसको देखते ही सपना सोचने लगती है। उसे कहती है कि यह कौन है, इसको क्यों लेकर आए हो? तो वह कहता है कि मेरा दोस्त है, जैसे मैं हूं वैसे यह भी है, इसका नाम प्रवीण है, हमारे और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो सपना कहती है कि ठीक है, तुम्हारे इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम इसे लेकर ही क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें अकेले बुलाई थी, इसका यहां पर क्या काम है? दोस्तों, उसके बाद लखन जो उसे कहता है, उसे सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि ये समझ लो, हमारे इसमें कोई फर्क नहीं है, और आज जो भी करेंगे हम तीनों मिलकर करेंगे। अब इतना सुनते ही जो सपना थी वो बौखला जाती है। कहती है, क्या बात कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई खाने वाली चीज हूं, बांटने वाली चीज हूं,
जो तुम इसके साथ मिलकर मुझे बांटोगे, और हमारी तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसी बात करते हुए तो कहता है, यार मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारे इसमें कोई फर्क नहीं। मेरा जिगरी यार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा क्या चला जाएगा? अगर तुम ऐसा कुछ कर दोगी तो अब दोस्तों को झल्ला जाती है। वो कहती है कि अभी यहां से तुम चले जाओ और मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूं। लेकिन वो जो है उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है मान जाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। वो बोलती है कि नहीं, इसको अभी यहां से जाना होगा। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, ये यही कहीं सो जाएगा, दूसरे किसी कमरे में सो जाएगा। लेकिन सपना मानती नहीं है, कहती बिल्कुल नहीं, और तुम भी चले जाओ, तुम्हारा भाई काम नहीं है। लेकिन वो कहता है कि ठीक है, इतने ठंड में आए हैं, कम से कम चाय पानी पीला दे, कुछ बनाकर हम लोगों को पीला दे, इतनी ठंड लग रही है और अभी ये चला जाएगा। अब दोस्तों वो जाती है, चाय बनाती है। उसके बाद वो दोनों बैठकर वहां पर बातें कर बारी बारी से उसके साथ हैवानियत करते हैं। अब दोस्तों सपना कितना झेलती, कुछ देर में बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं, फिर वो होश में आती है। इस तरीके से वो लोग उसके साथ जो है दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं, उसको नोचते रहते हैं। और सपना जो है उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बगल वाले कमरे में उसकी जो दादी सोई थी, उन्हें यह नहीं पता कि मेरे बगल के कमरे में मेरे चंद कदमों की कुछ दूरी पर उनके घर में उस लड़की के साथ क्या हो रहा था। दोस्तों उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था। ये लोग जो है उसके साथ जितना मर्जी जो भी कर सकते थे मनमानी किए। और उसके बाद दोस्तों जब सुबह होने वाली थी, सुबह होने से पहले लखन कहता है कि यार अब चल निकलते हैं। तो परवीन कहता है कि इसका क्या करें। दोस्तों उस समय जो सपना थी बेहोश थी, तो वो कहता है कि यार बेहोश है, चल इसका गला दबा देते हैं, नहीं तो ये उठेगी तो हम लोगों को फंसा देगी, शोर मचाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जो लखन था वो कहता है कि आज जब आदमी बेहोश हो जाता है, कोई इंसान बेहोश हो जाता है, उसके बाद जब होश में आता है तो फिर उसे कुछ याददाश्त, पिछला क्या हुआ उसके साथ उसे कुछ पता नहीं रहता। ये कहता है कि यार कैसी बात कर रहा है तू, तुझे ज्यादा चढ़ गई है। ऐसे थोड़ी होता है कि बेहोश होने के बाद आदमी होश में आएगा तो उसके साथ क्या हुआ है सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन लखन कहता है नहीं यार, मैंने सुना है इस तरीके से कि एक बार बेहोश हो जाता आदमी तो उसे होश में नहीं आता। अब इस तरीके से वो इस टॉपिक पर बहुत टाइम तक बात करते हैं और फिर पी के इतना वो नशा कर लेते हैं कि फाइनली ये कहते हैं कि चल ठीक है यार, और वो सारा कुछ भूल जाएगी और वैसे भी होश में भी आएगी तो किसी से कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि मैं तो उससे शादी करने वाला हूं। यही सब वो फाइनली डिसीजन लेते हैं और उसके बाद वहां से वो निकल जाते हैं। वहां से वो निकल जाते अपने घर चले जाते हैं। और सपना जो है दोस्तों उसी हालत में ऐसे पड़ी रहती है, इधर उधर लुढ़कती है, डोलती है, लेकिन वो कहीं से कुछ कर नहीं पाती है, जा नहीं पाती है, और दोस्तों वो ऐसे ही पड़ी रहती है। सुबह जब होती है तो उसकी दादी उसका इंतजार करती है कि अभी तक उठी नहीं, क्या बात है, क्योंकि वो जल्दी उठ जाती थी, सपना भी जल्दी उठ जाती, उसकी मां भी जल्दी उठ जाती थी, लेकिन मां तो थी नहीं, महाकुंभ में गई थी, स्नान करने के लिए गई थी। तो दादी जो है उठ जाती है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब सुबह हुआ तो जाते हैं कमरे में, देखती हैं तो सपना की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि आखिर उस सपना के साथ हुआ क्या है। फिर वह उससे पूछती है, उसका जो हाथ पैर बढ़ाता सब खोलते हैं, मुंह से कपड़ा निकालते हैं, उससे पूछती है कि कौन था, ये क्या हुआ, तुम्हारे साथ कौन आया था। तो दोस्तों फिर वो रोने लगती है और उसके बाद बताती है कि लखन आया था। अब जैसे वो लखन का नाम सुनती है तो वो कहती है कि क्या बात कर रही है लखन, क्यों ऐसा तुम्हारे साथ करेगा, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। लेकिन सपना ने रोते हुए कहा कि नहीं, उसने ही ऐसा किया है। फिर उसे समझाती हैं कि चलो जो भी कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस बात को यहीं पर भूल जाओ, किसी से कुछ मत कहना, और क्योंकि उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। लेकिन दोस्तों सपना फिर जो कहती है वो कहती है कि वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक उसका दोस्त भी आया था और उन दोनों ने मिलकर ये सब किया है। अब दोस्तों जैसे ही दादी सुनती है कि वो एक नहीं दो लोग थे तो फिर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और फिर कहती है कि चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो कहती है कि मां को फोन कर देती हूं। दादी कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोस्तों उसके बाद वो दोनों लोग पुलिस चौकी पर जाते हैं
और वहां पर सारी कहानी बताते हैं। अब पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। हाल फिलहाल वो जो है उन दोनों को वहीं पर बिठाते हैं और उसके बाद वो वहां से फौरन निकलते हैं, क्योंकि जो लखन था और जो प्रवीण था दोनों रात भर के जगे थे। तो इसीलिए जब अपने घर पे गए तो वो दोनों सो रहे थे, चैन के सो रहे थे कि हमारा जैसे कुछ होगा ही नहीं, उन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों पुलिस जाती है उनके घर पे और उन्हें सोते हुए भी दबोच लेती है। उसके बाद उन्हें उठाकर थाने पर लेकर जाती है और उसके बाद उनसे पूछताछ करती है। वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, कहां तक जाते भागकर। और उसके बाद दोस्तों फिर उसकी मां को फोन लगाया जाता है, सपना की मां को फोन लगाया जाता है कि आप अपने घर पर आ जाइए, आपके घर पर ऐसी ऐसी बात हो गई है। उसकी मां जो है वहां से रोते बिलखते हुए वापस आती हैं अपने गांव वालों का साथा छोड़कर कि मुझे घर पे जाना है, इमरजेंसी है। हालांकि वहां पर यह नहीं बताते कि हुआ क्या है, लेकिन वो कहती हैं क्योंकि जो उसके पति थे वो मुंबई में रहते थे, काम करते थे, तो कहती है कि उनकी तबीयत खराब है और वो घर पर आए हैं तो मुझे भी जाना होगा। अब दोस्तों इसीलिए वो तुरंत आती है और जब घर पर अगले दिन पहुंचती है, क्योंकि वहां से 400 किलोमीटर दूर है प्रयागराज, तो जब घर पर पहुंचती है तो अपना सर पकड़ लेती है, अपना माथा पीटने लगती है कि मैंने अपनी बेटी पर क्यों भरोसा किया। और सपना अपना सर पीटती है कि मैंने लखन पर क्यों भरोसा किया। अब दोस्तों पुलिस उन दोनों को पकड़ती है, मारती है, पीटती है। उसके बाद जो है लखन से पूछती है कि जिस लड़की को तुझ पर इतना भरोसा था, तेरी उससे शादी होने वाली थी, तूने उसके साथ ऐसा काम क्यों किया? अगर उसने तुझे बुलाया ही था तो तू अपने दोस्त को लेकर क्यों गया? इस पर जो लखन था वो कहता है क्योंकि वो मेरा जिगरी यार था, उसी ने सारे पैसे खर्च किए थे, इसीलिए